और फाइनल प्राइम टाइम में बात मराठा आरक्षण की। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब हिंसक रूप लेता जा रहा है। कई शहरों में आंदोलनकारियों ने जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की है। हिंसा के बाद 3 जिलों में पुलिस ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। मराठा आरक्षण को लेकर पूरा विवाद है क्या, दिखाते आपको इस रिपोर्ट के जरिए। घर जले, दफ्तर जले, सड़कें शोलों में तब्दील हो गई। बस्तियां सुलग रही हैं, करोड़ों की संपत्ति खाक हो चुकी है। मराठा आरक्षण आंदोलन की आग में 4 दिनों से महाराष्ट्र सुलग रहा है। बीड से शुरू हुआ हिंसक प्रोटेस्ट लातूर, जालना, संभाजीनगर समेत करीब 1 दर्जन जिलों तक फैल चुका है। कई शहरों में आंदोलनकारियों ने जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने कहीं ट्रेन रोकी तो कहीं आगजनी और तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, कहीं मंत्री के काफिले पर हमला हुआ तो कहीं विधायक के घर दफ्तर फूंक दिए गए। खुदकुशी तक की कोशिश की गई। मुंबई से 450 किलोमीटर दूर प्रोटेस्ट का एपिसेंटर बीड, लेकिन आंदोलन की आग मुंबई तक पहुंच गई। आरक्षण समर्थकों ने एनसीपी विधायक हसन मुशर्रफ की कार पर हमला कर दिया। कार का शीशा तोड़ा गया। गनीमत रही कि प्रदर्शनकारियों ने अटैक किया तब हसन कार में मौजूद नहीं थे। मंत्री की गाड़ी पर हमले के बाद उनके घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने धाराशिव में ट्रेन को रोक दिया और रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। जिद यहां तक कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी रेलवे ट्रैक से नहीं हटेंगे। मराठा रिजर्वेशन की मांग को लेकर मराठा आंदोलक अब ट्रेन के पटरी पर आकर पहुंचे हैं। ट्रेन रोकने का वो प्रयास कर रहे हैं। मेरे पीछे आप आंदोलक देख सकते हो कि रेलवे के पटरी पर ये पहुंचे हैं और अभी कुछ ही समय पे यहाँ पर ट्रेन आने वाली है और इसी ट्रेन को रोकने के लिए ये यहाँ पर पहुंचे। कुछ आंदोलक हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मुझे बताओ कि क्या आपका आंदोलन है, आप रेलवे रोक रहे हो? हमने मराठा अनशन के लिए पिछले कुछ दिनों से आंदोलन चालू किया है, लेकिन सरकार हमको गंभीर से नहीं ले रही है। इसलिए हमने आज धाराशिव में ट्रेन रोकने का आंदोलन किया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमें पटरी से हटने वाली नहीं है। हद तो तब हो गई जब धाराशिव में आंदोलनकारी 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर भी चढ़ गए और मांग पूरी नहीं होने पर जान देने की धमकी देने लगे। बवाल और हंगामा बढ़ता देख एक्शन में आई पुलिस ने 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। धाराशिव में प्रदर्शनकारियों ने जल समाधि आंदोलन शुरू किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रत्नागिरी नागपुर नेशनल हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर बीच सड़क पर आगजनी की और टायर जलाए। कई घंटों तक हाईवे बंद रहा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया, जिसके बाद आवाजाही शुरू हो पाई। नांदेड़ में भी मराठा आरक्षण के लिए कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मंगलवार देर शाम आंदोलन के दौरान नांदेड़ में जमकर पथराव हुआ था, जिसमें नांदेड़ के एसपी घायल हुए और 4 से 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। यहाँ नायगांव तालुका के कुशनूर में रास्ता रोको आंदोलन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हुई। बात इतनी बिगड़ गई कि पथराव तक की नौबत आ गई। दरअसल प्रदर्शनकारी हाईवे बंद कर रहे थे और पुलिस उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी दौरान ये घटना घटी। उधर मुंबई में मुख्यमंत्री आवास के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंत्रालय में दंगा नियंत्रण पुलिस की तैनाती की गई है। हालांकि आंदोलन समर्थकों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। हम तो आरक्षण लेकर रहने वाले हैं, लेकिन हम सरकार को भी बताना चाहते हैं कि सरकार ने अभी हमारी कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी है। ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये इतनी इजी बात नहीं है। ये सब राजनीति चल रही है मराठा समाज के ऊपर। 40 साल से इनका यही धंधा है और इसको ये धंधा बना रहे, राजनीति बना रहे। मराठा आंदोलन उग्र ना हो, बवाल ना बढ़े, इसे देखते हुए बीड, जालना के बाद
छत्रपति संभाजीनगर जिले में भी अगले 48 घंटे यानी 3 नवंबर तक के लिए इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र में बिगड़ते माहौल के बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक की और बैठक में तय हुआ कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। राज्यामध्ये जी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, ज्या दुर्दैवी घटना होत आहेत, जाळपोळीच्या, तोडफोडीच्या, त्याच्यावर सगळ्यांनीच तीव्र नापसंती व्यक्त केली। कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने ठोस पावलं उचलली पाहिजेत, अशा प्रकारची भूमिका सर्वांनी एकमताने घेतलेली आहे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग नई नहीं है। ये मांग दशकों से चली आ रही है। अभी मराठा नेता मनोज जरांगे के नेतृत्व में 29 अगस्त से जालना में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई थी, लेकिन पुलिस लाठीचार्ज के बाद यह आंदोलन हिंसक हो गया। 1 सितंबर को पुलिस आंदोलनकारियों को शांत कराने के लिए लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले चले। 7 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी मराठाओं को निजाम कालीन कुणबी जाति के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, लेकिन जरांग इतने में नहीं माने। उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और आंदोलन में बैठ गए। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को आरक्षण देने के लिए 40 दिन का वक्त दिया है। 24 अक्टूबर को जैसे ही समय पूरा हुआ, जरांगे ने जालना में दूसरी बार भूख हड़ताल शुरू कर दी। मराठा समुदाय ने ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग रखी। इसके बाद देखते ही देखते इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। आरक्षण की मांग में नेताओं के घर दफ्तर जलने लगे। 4 दिन में 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जलकर खाक हो गई। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में आरक्षण की आग कब थम पाएगी। मुंबई से टाइम्स नाउ नवभारत के लिए राकेश त्रिवेदी की रिपोर्ट। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। इन नेताओं ने एप्पल से मिले अलर्ट का हवाला दिया है और आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने अब विपक्ष पर पलटवार करते हुए इसका जो जॉर्ज सोरोस कनेक्शन निकाला है, ये कनेक्शन बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दरअसल ढूंढा है। पूरी बात अमित मालवीय से ही आप जरा समझिए कि है क्या। ऑपोजिशन के बड़े लीडर्स सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी जासूसी कराना चाहती है। अब इन सब के बीच में जॉर्ज सोरोस की एंट्री हो चुकी है। अमित मालवीय जी हमारे साथ हैं। अमित जी, वो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सबको खत लिख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो आपने ट्वीट किया है, ये एंट्री कैसे हुई जॉर्ज सोरोस की? अगर आप विपक्ष के नेताओं की ट्वीट्स देखें और उन्होंने जिस ईमेल का हवाला दिया है जो उनको एप्पल की तरफ से आई है, ऐसा उनका दावा है, उसमें एक्सेस नाउ का जिक्र होता है और कहा गया है कि ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप एक्सेस नाउ के क्रेडेंशियल्स देखें तो ये जॉर्ज सोरोस फंडेड एंटरप्राइज है, अमेरिका से चलती है और इनका हिंदुस्तान में भी एक बड़ा तंत्र है। कई ऐसे एनजीओज हैं जो इनके नेटवर्क का हिस्सा है। जब जब राहुल गांधी और विपक्ष के कुछ चुने हुए नेता जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, उन्हीं को ऐसी खबरें क्यों आती हैं, उन्हीं ऐसे नोटिफिकेशंस क्यों आते हैं, और राहुल गांधी 9 बजे खबर आती है और 11 बजे उस पर तुरंत प्रेस कर देते हैं, यानी तैयारी पहले से थी। क्या उनको इस बात की सूचना थी? क्यों जब जब जॉर्ज सोरोस की फंडेड जो संगठन है वो हिंदुस्तान में इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम करते हैं, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सबसे आगे क्यों होते हैं? जहां तक एप्पल का सवाल है, उस पे इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आए, सरकार के मंत्रियों को, सरकार के नेताओं को भी ऐसे नोटिफिकेशंस आए हैं। ये जानकारी भी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन कुछ लोगों को हाय तौबा मचाने की आदत हो गई है। राहुल गांधी जैसे लोग, किसी ने राहुल गांधी से पूछा क्या कि उनके पास खुद नोटिफिकेशन आया? लेकिन उन्होंने दूसरों का हवाला दिया। तो दूसरों का हवाला देकर राजनीति करने वाले राहुल गांधी पहले ये बताएं कि पेगासस के समय उन्होंने अपना मोबाइल फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी को क्यों नहीं दिया?
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके जरिए दिल्ली की जनता को दीपावली की बधाई दी। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि सीएम केजरीवाल ने इतने दिनों पहले ही दीपावली की बधाई आखिरकार क्यों दे दी। दरअसल कल यानी गुरुवार को केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। तो क्या केजरीवाल को लग रहा है कि उनका जेल जाना अब पक्का हो चुका है? केजरीवाल का पार्टी के नेता और मंत्री तो यही दावा करते फिर रहे हैं। जी आप 2024 में क्या होगा और क्या कट्टर ईमानदारों का तिहाड़ में गेट टुगेदर होगा? रिपोर्ट देखिए। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो तो पता है कि आशीर्वाद किसका था, किसके कहने पे भ्रष्टाचार हो रहा था। किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही थे, किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही हैं। कट्टर ईमानदार एक सरकार, कट्टर ईमानदार एक छवि, कट्टर ईमानदार राजनीति का एक कल्ट कसौटी पर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से गुरुवार को शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी सवाल जवाब करेंगे। अब मुद्दा यह है कि जो बड़ा हल्ला था, बड़ा शोर था, हर बात पर एक बात थी, हर कदम पर एक दावा था, हर सवाल पर एक जवाब था, कट्टर ईमानदार सरकार वाला, उसका क्या होगा? हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। ईमानदारी क्या होती है मैं बताता हूं आपको। कट्टर ईमानदारी, क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। कट्टर ईमानदार पार्टी जनता के टैक्स के पैसे को स्कूल और अस्पताल बनाती है। 43 से लेकर आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। कर्नाटक को भी अब एक कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। इन पार्टियों के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। 2 राज्यों के अंदर लोगों ने कट्टर ईमानदार सरकार बना दी है। अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया का कोई आदमी ईमानदार नहीं है। तो क्या अब कट्टर ईमानदार को कसौटी पर कसने का वक्त आ गया है? गुरुवार को यानी 2 नवंबर को सीएम केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ को जो बुलाया है, सवाल बवंडर की तरह उठ रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या सरजी भी गिरफ्तार हो जाएंगे? हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। शराब घोटाला मामले में ईडी पहली बार सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीआई ने अप्रैल में इसी सिलसिले में केजरीवाल से सवाल जवाब किया था। ईडी के आरोपों के मुताबिक शराब घोटाला मामले में जो धुरी दिखती है उसमें एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं। आरोप पत्र में ईडी कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बेहद खास विजय नायर को शह दी और दूसरी तरफ आरोपों के घेरे में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह हैं। इसी सिलसिले में सत्येंद्र जैन से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। हालांकि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं, तो वहीं शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। तो क्या अब बारी सीएम अरविंद केजरीवाल की है? मेरा मानना है कि किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही थे, किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही हैं। और ये जो कॉल आया है, ये निश्चित रूप से इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी से जोड़ के देखा जाना चाहिए जो अभी 338 करोड़ का ट्रेल इस्टेब्लिश हुआ। अब अगर कट्टर ईमानदार सीएम केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो क्या होगा? दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा?
तो इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी छायावादी शब्दों में दे रही है। गिरफ्तारी होती है तो पार्टी की व्यवस्था का क्या होगा, सरकार कैसे चलेगी? आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से बीजेपी की इस दमनकारी नीतियों का और इस हिटलरशाही रवैये का मुकाबला करेगी और ईंट का जवाब पत्थर से देने के हम लोग काबिल हैं। मुद्दा ईंट का जवाब पत्थर से देने का नहीं है, बल्कि ईडी के आरोपों का जवाब देने का है। क्योंकि अपनी चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि खत्म हो चुकी विवादित आबकारी नीति वास्तव में सीएम अरविंद केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड थी, यानी उनके दिमाग की उपज थी। ईडी के डॉक्यूमेंट्स, चार्जशीट और रिमांड पेपर में सीएम केजरीवाल का नाम लिया गया है। इतना ही नहीं, ईडी ने निजी कंपनियों के लिए बैठकें करने, कमीशन तय करने, दिल्ली शराब कारोबार में दक्षिण के नेताओं और कारोबारियों को लाने के संबंध में केजरीवाल का जिक्र किया है। केजरीवाल पर मोटे तौर पर 3 आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। केजरीवाल पर पहला आरोप है कि सीएम केजरीवाल ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से बात की। ईडी की चार्जशीट में आरोप है कि सीएम केजरीवाल ने शराब कारोबारी और आबकारी नीति घोटाले के मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से फेस टाइम कॉल पर बात की थी। केजरीवाल पर दूसरा आरोप है कि सीएम केजरीवाल ने विजय नायर को शह दी थी। ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से कहा था कि विजय नायर उनका लड़का है, वो उस पर भरोसा कर सकते हैं। केजरीवाल पर तीसरा आरोप है कि आंध्र प्रदेश के सांसद से भी केजरीवाल ने बात की थी। गवाहों के हवाले से ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने आंध्र प्रदेश के एक सांसद मगुनिता श्रीनिवासुलु रेड्डी से मुलाकात की थी। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज्यादा हैं कि बाहर हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो तो पता है कि आशीर्वाद किसका था, किसके कहने पे भ्रष्टाचार हो रहा था और पूरा षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा है। तो अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली वाला तख्त कौन संभालेगा? सारा दिमाग अब इसी सवाल पर लगाया जा रहा है कि सरजी की खड़ाऊ रखकर शासन कौन चलाएगा। क्या दिल्ली की कमान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल संभालेंगी या गोपाल राय को कमान सौंपी जाएगी या फिर आतिशी को सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर दिल्ली की कमान सौरभ भारद्वाज के हाथों में आएगी? देखिए, ये तो जो सीनियर लीडर्स हैं वो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, मगर अगर पूरी पार्टी को ही जेल में डाल देंगे, सारे नेताओं को ही जेल में डाल देंगे तो सरकार और पार्टी दोनों जेल से ही चलेंगी। और यही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार चाहती भी है कि सबको जेल में डाल दिया जाए, दिल्ली के लोगों के काम बंद हो जाएं, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त तीर्थ यात्रा, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक सब बंद हो जाएं, सब ठप हो जाएं। यही चाहती है केंद्र सरकार, बट ये अरविंद केजरीवाल जी होने नहीं देंगे। काम लोगों के चलते रहेंगे। तो क्या सीएम केजरीवाल अगर जेल गए तो दिल्ली की सरकार वो जेल से चलाएंगे? 2024 के घमासान से पहले का सबसे बड़ा उलटफेर क्या देखने को मिलेगा? अगर ऐसा हुआ तो फायदा किसके हिस्से में गिरेगा?